नमस्ते सर। बैठिए बैठिए। क्या रोल नंबर है आपका? 260116। अच्छा, बताएं अपने बारे में कुछ, रंजना। सर मेरा नाम रंजना सोलंकी है। थोड़ा तेज बोलें। मैं ग्राम करौली तहसील महेश्वर जिला खरगोन से आती हूँ। मैंने अपनी कक्षा 12वीं अपने गृह जिले खरगोन से ही प्राप्त की है। और मैंने बीए की पढ़ाई शासकीय माता जीजाबाई कॉलेज इंदौर से प्राप्त की है। और इसी कॉलेज से मैंने एमए की डिग्री राजनीति विज्ञान में प्राप्त की है। और वर्तमान में मैं शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावदी में राजनीति विज्ञान शिक्षक के तौर पर कार्यरत हूँ। अच्छा, बढ़िया है। अभी आप शिक्षक के पद पर कार्यरत, क्या सब चैलेंजेस आते हैं आपको पढ़ाने में? सर जो बच्चे होते हैं उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। और दूसरा वहाँ पर संसाधनों की कमी होती है। तो ये दो बड़े चैलेंजेस है। बाकी और व्यक्तिगत आपको क्या चैलेंज आते हैं अंदर से कि मुझे इन स्किल्स काम करने चाहिए तो मैं बेटर और टीचर बन जाऊँ? सर अभी मैंने देखा है कि मेरी जो आवाज़ होती है क्लास में वो ऊंची होती है। दूसरा मेरा जो बोलने की स्पीड होती है वो थोड़ी तेज होती है। तो मुझे लगता है कि मैं किसी भी चीज़ को शांति से पढ़ाऊँ। और दूसरा मैं किसी विषय को जब पढ़ाती हूँ तो उसका पीछे का बैकग्राउंड भी लेती हूँ ताकि बच्चों का बेसिक हो। और एक आगे आज का जो परिदृश्य है उसको भी लेने का प्रयास करती हूँ। इससे जो मेरा टॉपिक है वो बहुत लंबा हो जाता है। चलिए, आज आज कौन सा टॉपिक आप तैयार करके आई है कि अगर आपको आज पढ़ाने का मौका मिले तो क्या पढ़ाती? सर मैं मौलिक अधिकार तैयार करके आई हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है मौलिक अधिकार? हाँ। आपने कहा ना मैं बैकग्राउंड शुरू करती हूँ। इसका बैकग्राउंड ये है कि ईश्वर ने अगर हमें जन्म दिया है तो कुछ बेसिक चीज़ें हमें प्रोवाइड कराई है। जैसे हमें हवा पानी, हमारा हम जब पैदा होते तो हमें माता पिता के संरक्षण में रखा जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें ईश्वर की तरफ से दी है। उसी प्रकार यदि हम राज्य में आते हैं तो राज्य के नागरिक होने के नाते भी हमें कुछ सुविधाएं और अधिकार मिलते हैं। ठीक है, नहीं ये पृष्ठभूमि तो नहीं हुई। अ, किसने दिए, कहाँ शुरू हुए विश्व में, किसने दी, इसको बोलेंगे पृष्ठभूमि। सर इसका जो शुरुआत तो यूनान में हुई थी। अनेक विचारकों ने इसके सिद्धांत दिए हैं और फिर धीरे धीरे ये डेवलप हुआ है। और भारतीय संविधान में जो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। इससे पहले कहीं नहीं सुना आपने, बस सीधे बस यूनान, और यूनान का तो हमने नाम ही नहीं सुना। मेग्ना कार्टा शब्द कहाँ से आया? ब्रिटेन से आया है। तो और आपने ब्रिटेन का जिक्र ही नहीं किया। क्या मतलब होता है मेग्ना कार्टा? वहाँ के संविधान का नाम है जहाँ कुछ बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करी गई थी। बेसिक चीजें? बेसिक अधिकार दिए गए थे अच्छा, वहाँ के व्यापारियों को। व्यापारियों को या नागरिकों को? सर शुरुआती इसके व्यापारियों को दिया गया था। बाद में तो आपने तो कोई पृष्ठभूमि नहीं बताई ये सब। आपने कहा मैं तो पृष्ठभूमि बताती हूँ। चलिए कोई बात नहीं। अस्पृश्यता को कहाँ परिभाषित किया गया संविधान में? सर अस्पृश्यता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में परिभाषित किया गया है और उल्लेख किया गया है। लेकिन इसकी परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। क्या परिभाषा होगी? इसकी परिभाषा सर मैं नहीं दे पाऊंगी। क्यों नहीं दे पाएंगे? आप प्रोफेसर हैं, आप विषय को पढ़ाती हैं, मौलिक अधिकार तैयार करके आई हैं, तो बच्चों को एक परिभाषा तो देना पड़ेगी, डिफाइन तो करना पड़ेगा है क्या? भारतीय संविधान में तो इसकी परिभाषा का उल्लेख नहीं है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने हो तो उसे उसकी जाति धर्म लिंग या किसी अन्य के आधार पर भेदभाव ना किया जाए उसके साथ। या जब भी वो काम करे तो अस्पृश्यता ना हो, छुआछूत ना हो। तो वही बात हो गई कि आपने कहा अस्पृश्यता ना हो, तो अस्पृश्यता शब्द फिर आ गया। अस्पृश्यता किसको कहते हैं? लिंग का उसमें कोई लेना देना नहीं है। जब आप काम करो तो वहां पर छुआछूत जैसी बातें ना हो। तो यही तो वो भी कह रहा है कि अस्पृश्यता का अंत होता है, छुआछूत का अंत होता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि छुआछूत छूत कहते किसको है? कैसे डिसाइड हुआ कि एससी एसटी के साथ ही होगा ऐसा? जनरल के साथ तो नहीं हो रहा है। ये हमारी क्रियाओं में नजर आता है, हमारे कामों में नजर आता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।
बलराम ताल योजना का क्या लेना देना, मतलब किससे लेना देना है, किस फील्ड से? इसका सर किसानों के लिए ये योजना लाई कब गई शुरू की थी? 2007 में शुरू की गई थी। 2007। थोड़ा लाउडली बोले, आप तो बोले मेरी आवाज क्लास में बहुत जोर से आती है, यहाँ तो आवाज नहीं निकल रही आपकी। हम्म, रंजना थोड़ा लाउडली बोले। ठीक है सर। महेश्वर घाट जो है किसने निर्माण करवाए? सर महेश्वर घाट का निर्माण देवी अहिल्या बाई द्वारा करवाया गया था। अच्छा। खरगोन में कितने तहसील हैं? खरगोन में कुल 9 तहसीलें हैं। हमने तो 10 पढ़ी। आप एक कौन सी बोल रही है, बताएं। सर जहाँ तक मुझे याद है 9 तहसीलें हैं। गलत जानकारी। लघु फिल्में आप देखते हैं ना? जी हाँ सर। फिल्मों को कंट्रोल करने के लिए कौन सा कानून है? कोई है कानून, कोई अथॉरिटी है? हाँ संस्था है, जैसे सेंसर बोर्ड कहते हैं। सेंसर बोर्ड कहते हैं। कितने टाइप की फिल्में उन्होंने कैटेगराइज कर रखी है? सर 4 टाइप में कैटेगराइज। बताएं। सर इसकी ठीक से मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है। अरस्तु ने किसी भी एक थ्योरी दी है, हालांकि अरस्तु नैतिक चिंतक भी है ना। किसी भी चीज के पीछे वो बताते हैं कि कोई भी चीज होगी उसके पीछे उपादान कारक होगा, निमित्त कारक होगा, आकारिक कारक होगा और प्रयोजन कारक होगा। क्या होता है ये? सॉरी सर। चलिए ठीक है। अगर अरस्तु को हमको पढ़ना होगा तो उनकी कौन सी 2 किताबों की जानकारी हमें होनी चाहिए? सर उनकी प्रमुख कृति है द पॉलिटिक्स, उसकी जानकारी होनी चाहिए। जोर से बोलिए ना। पॉलिटिक्स। और सर दूसरे मुझे जानकारी नहीं। ठीक है। राजनीति किसको कहेंगे? जिससे राजनीति विज्ञान है ना, राजनीति क्या? जहाँ पर सत्ता, शासन, नागरिकों, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य। थोड़ा लाउड बोले। आपको 3 बार हम बोल चुके हैं, आप लाउड बोलिए, लाउडली बोलिए। ठीक है सर, नहीं ठीक है। मैं लाउड बोलूँगी। नहीं बोल रही ना, वही तो मैं कह रहा हूँ अभी। यहाँ तक नहीं सुन पा रहा हूँ मैं। वो आपको खुद को आवाज नहीं जाएगी, जब आपको वीडियो देंगे आपको खुद की आवाज नहीं आएगी। और आप बोल रही मैं क्लास में बहुत ऊंचा बोलती हूँ, यहाँ बोल नहीं रही हूँ। 4 बार हम आपको टोक चुके हैं कि ऊंचा बोली, फिर भी आप सुन नहीं रही हैं। मतलब सीखने का भाव आप में है नहीं, यही दिख रहा है। तो कैसे काम चलेगा इससे, बताएं। मैं कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, आपको बोलना ही है। ऊंचा बोलिए। राजनीति को अगर परिभाषित करें तो जिसमें शासन, सत्ता, नागरिकों, राज्य और उनके जो वहाँ के नागरिक हैं उनके अधिकारों और कर्तव्यों का जहाँ पर उल्लेख हो, उसे हम राजनीति में परिभाषित करेंगे। अच्छा ठीक है। शासन प्रशासन में क्या अंतर होगा? शासन जहाँ पर नियम बनाए जाते हैं और प्रशासन जो उनको लागू करता है। नियम, ठीक है। अभी वैश्विक परिदृश्य में भारत की क्या भूमिका है? क्या कैसे देखती भारत का विश्व की राजनीति में? भारत का क्या स्थान दिखाई देता है आपको? वैश्विक राजनीति में भारत का स्थान अभी विकासशील राष्ट्र है, किंतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 तक हम विकसित भारत की श्रेणी में आ जाए। ये तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, मैंने राजनीतिक दृष्टिकोण से पूछा कि भारत कहाँ स्टैंड करता है, मतलब राजनीति में क्या साख है भारत की, वैश्विक राजनीति में भारत का क्या रोल है? सर वैश्विक राजनीति में भारत सभी मंचों पर अपनी भागीदारी कर रहा है। उसमें ब्रिक्स में, एससीओ में, G20 का सम्मेलन भारत में हुआ है। इसके साथ ही हम साउथ एशिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी वर्तमान में G7 की जो बैठक हुई है कनाडा में, उसमें भारत को आमंत्रित किया गया है एज अ संवाद भागीदारी के रूप में। अच्छा ठीक है। मुझे ये बताइए, G8 हुआ करता था पहले, G7 कैसे हो गया?
सर रशिया द्वारा क्रीमिया पर अटैक किया गया था, जो यूक्रेन का हिस्सा था। उसके बाद से एक संगठन जो G8 था उसमें से उसे हटा दिया गया है, तो अब वर्तमान में वो G8 G7 बन गया है। बहुत बढ़िया। एम्बार्गो किसको कहते हैं? एम्बार्गो। सर सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे हम सुनते हैं राष्ट्र राज्य, आपने सुना होगा, क्या होता है राष्ट्र राज्य? दोनों को ऐसे क्यों कहते हैं, देश क्यों नहीं कहते? सर जो राष्ट्र राज्य है वो एक भावनात्मक पहलू है। जो उसकी अवधारणा उसका जो एरिया होता है वो किसी देश की सीमा से बाहर तक होता है, जिसमें वहाँ के नागरिकों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। वो संस्कृति के आधार पर हो सकती है, जाति के आधार पर हो सकती है, और नस्ल के आधार पर भी हो सकती है। इसे हम राष्ट्रीय राज्य कहेंगे, ऐसी व्यवस्था। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? ये सर शीत युद्ध के समय आया था सामने। जब विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हमारी विश्व व्यवस्था है दो गुटों में बढ़ गई थी। एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, उसी प्रकार दूसरा गुट का जो नेतृत्व है सोवियत संघ रूस कर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में जो नव राष्ट्र जिनका उदय हुआ था उनके पास दोनों ही गुट थे सामने, किंतु वो अपना किसी एक गुट में शामिल होकर अपना विकास और अपनी संप्रभुता को दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भारत, इंडोनेशिया, मिस्र और ठीक है, ठीक है। दो किसी भी महाशक्ति या दो ध्रुवों या दो गुटों में शामिल ना होना गुट निरपेक्ष है, उनसे तटस्थ रहना है। ठीक है। तो ये उत्तर था। आप बड़े लंबे चौड़े उत्तर क्यों दे रही हैं? नेम 2.0 क्या है? नहीं सर, मुझे इसकी सॉरी। चलिए, पहले भारत जैसे था कि पूर्व की ओर देखो, नाम सुना आपने? लुक ईस्ट। यस सर। अब एक टेस्ट हो गया, क्या मतलब है उसका? सर जो हमारी पुरानी पॉलिसी थी वो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लेकिन वर्तमान में इस पे हम और अधिक फोकस होकर काम करना चाहते हैं, तो हमने इसका नाम एक्ट ईस्ट रखा है। क्या हुआ उससे, मतलब क्या फोकस किया? इसके कि हम जो एशिया के राष्ट्र है, आसियान के राष्ट्र है, उन पे हम अधिक फोकस होकर उनके भागीदार करें, उनके कार्यों में भागीदारी करें, हम अपनी प्रेजेंस वहाँ पर स्थापित करें। अच्छा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है? सर जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है वो चाइना की विदेश नीति का एक हिस्सा है, जिसके तहत वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है। कैसे? वो हिंद महासागर के आसपास के जो राज्य हैं और जो द्वीप है उन पर वहाँ निवेश करके, वहाँ अधोसंरचनात्मक विकास करके और अपने सैनिक पकड़ को मजबूत करके जो हिंद और प्रशांत क्षेत्र है उसको खुला और जो मुक्त है अभी वर्तमान में, कहीं ना कहीं भविष्य में उसकी नीति है कि उसका व्यापार जो बढ़ने वाला है, तो हम वहाँ पर सैनिक पकड़ मजबूत रखें। अभी रशिया के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन, उनका एक स्टेटमेंट अभी आया था भारत के संदर्भ में, इस शक्ति के संबंध में कि किसी से झुकना नहीं। क्या था वो? तो मैं समझ नहीं पाई, ठीक से समझ नहीं पाई। अभी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कोई स्टेटमेंट था भारत को लेकर 1-2 दिन पहले, क्या था वो? कि भारत की विदेश, जहां तक मुझे याद है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है। अच्छा, और वो अपने हित में निर्णय ले सकता है। अभी जेन जी जनरेशन बहुत चल रहा है, क्या है ये? सर जेन जी का जो शुरुआत देखने को मिली वो हमें अभी वर्तमान में जो नेपाल में आंदोलन हुआ वहाँ से इसको ज़्यादा प्रचारित किया गया। ऐसी जनरेशन, ऐसे बच्चे जिनका जन्म 1997 से 2012 तक हुआ है, उन्हें जो टेक्नोलॉजी के टाइम पीरियड में जिनका जन्म हुआ है उन्हें जेन जी के उसमें शामिल किया जाता है। 2012 2025 के बाद जन्म होगा उनका क्या होगा? उनको क्या बोलेंगे? हो सकता है उन्हें हम कोई नया नाम दें। नाम दिया जा चुका है, आपको नहीं पता? हाँ हो सकता है सर, मुझे नहीं पता।
कह रहा हूँ कि हम्म, है ऐसा, पर आपको नहीं पता, हो नहीं सकता है। हाँ है। हाँ है, ठीक। अभी 2 3 दिन पूर्व दशहरा का पर्व मनाया गया है, तो ये किस बात का प्रतीक है दशहरा? सर ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। अच्छा, तो आप ये बताइए, भगवान राम का जन्म कौन से युग में हुआ था? सर त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युग में। अच्छा, आप ये बताइए कि सतयुग की जो राजनीति थी और कलयुग की जो राजनीति है, इसमें आप क्या अंतर देखते हैं? सर सतयुग में परिवारवाद था, जबकि वर्तमान में अगर बात करें तो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं और इस पे आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। केवल ये अंतर है? सर और भी अंतर होंगे, लेकिन मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। आपकी दृष्टि से भारतीय इतिहास का सबसे बेहतर राजनेता या शासक कौन रहा है? अ, अ, मेरे अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। अच्छा, पंडित नेहरू की आप 3 उपलब्धियां बताइए और 2 असफलताएं बताइए। अ, पहली उपलब्धि कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। दूसरा, शीत युद्ध के समय जो दोनों ही गुट थे उनसे अलग रहकर हमने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। और तीसरा, हमने स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया। अगर उनकी 2 असफलताएं की बात करें तो जो हमारा 1962 में जो चीन से युद्ध हुआ था उसमें हम असफल रहे। और दूसरा उनकी असफलता का कारण कि उन्होंने आदर्शवाद को ज़्यादा महत्व दिया भारतीय राजनीति में, भारतीय विदेश नीति में। अच्छा, तो अभी जैसे वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो भारतीय राजनीति को चीन के ज्यादा तटस्थ नजदीक ला रही हैं, और 1962 में हम चीन से मित्रता का परिणाम देख चुके हैं। तो आपको नहीं लगता है कि भारत की जो विदेश नीति है वो 1962 के दौर में जा रही है? भारत उन बातों को भूला नहीं है। और चाइना से हमारे आज भी सीमा विवाद है और व्यापार से संबंधित भी मुद्दों पर हमारा मतभेद है। किंतु भारत को विषय आधारित अपनी रणनीति अपनाना चाहिए। भारत को आज सभी विश्व के देशों की आवश्यकता है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और हमारे सामाजिक कल्याण के लिए। तो मुझे लगता है कि हमें पुरानी बातों से सीखना चाहिए और नए क्षेत्रों में हमें सहयोग स्थापित करना चाहिए। अच्छा, चलिए, यदि कल फिर से 1962 की स्थिति बनती है, तो भारत के पास ऐसे कौन से दोस्त हैं जो भारत के लिए भारत की तरफ से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे? सर वर्तमान में मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई दोस्त है, किंतु फिर भी मैं कुछ सजेशन कर सकती हूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोग कर सकता है और दूसरा इजराइल कर सकता है भारत का सहयोग। संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के विवादों के कारण ही हम चाइना के करीब गए हैं, तो ऐसे में अमेरिका का सहयोग करना कैसे आपको लग रहा है? क्योंकि हम चाइना भारत के करीब आ रहा है, लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त रशिया रहा है, तो हम उससे वो तटस्थ रहेगा। जिस प्रकार हम वर्तमान में यूक्रेन और रशिया युद्ध में तटस्थ रहे हैं और हमने कोई अपना विचार व्यक्त नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि रशिया भी तटस्थ रहेगा जब हम चाइना और भारत की कोई ऐसी परिस्थितियां होती है। लेकिन विचारधारा के मुद्दों पर संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा सहयोग कर सकता है और तकनीकी रूप से हम इजराइल का सहयोग ले सकते हैं। अच्छा, पापा का नाम आपके बलराम है। बलराम जी कौन थे पौराणिक कथाओं में या धार्मिक परिप्रेक्ष्य में? सर जो बलराम थे वो भगवान कृष्ण के बड़े भैया थे। अच्छा, इनका जन्म दिवस किसी त्योहार के रूप में मनाया जाता है, आपको पता है? भगवान कृष्ण, बलराम जी का? जी हाँ, ये उड़ीसा का जो पुरी क्षेत्र है वहाँ पर इनका
बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। मध्य प्रदेश में भी किसी नाम से इसको मनाया जाता है? सर मुझे इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, महेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? महेश्वर माँ नर्मदा के लिए प्रसिद्ध है, भव्य किले के लिए प्रसिद्ध है, और अपनी कला सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। साड़ियों के लिए नहीं प्रसिद्ध जी है? हाँ सर, माफ करना, साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। अच्छा, ये बताइए, मध्य प्रदेश की वो महेश्वर की राजनीति ने महेश्वर की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार योगदान दिया? सर वहाँ पर महेश्वर में ज़्यादातर हथकरघा उद्योग है, तो उसको वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लाने में वहाँ की राजनीति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हीं के सहयोग से महेश्वरी साड़ियों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, और वर्तमान में जो प्रदर्शनियाँ, मेले लगते हैं, वो राजनीतिक सहयोग के माध्यम से ही संभव हो सका है। अच्छा, आप विश्व के किन्हीं 4 राजनेताओं के नाम बताइए जो आपको पसंद हो या जिन्होंने आपको प्रभावित किया हो। व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। क्या नाम है पूरा उनका? इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक। दूसरा शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही है, और वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है यही जेलेंस्की। आप पढ़ते रहे, इनके नाम सोच सोच के बता रही हैं। आप ये बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा है। आपको नेतन्याहू की आपको कौन सी मतलब बात है जो आपको बहुत प्रभावित की है? जी, उनका एग्रेसिव नेचर, उस राज्य को, इजराइल को स्थापित करने के लिए उनका जो एग्रेसिव नेचर है, वो नेचर मुझे पसंद है। मतलब आक्रामक नीति, किसी भी राष्ट्र पे आप आक्रमण कर दें, आप जेनोसाइड करें, ये आक्रामक नेचर, ये उसकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ये ठीक है, क्योंकि वो जिस परिस्थितियों में स्थापित हुआ है, और उसने अपनी पुरानी स्थितियों को देखते हुए ये स्थिति दूसरे देशों के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन इजराइल के लिए ठीक है। आपको नहीं लगता है कि इजराइल का उदय ही अप्रासंगिक था, और इजराइल बना उसके बाद निरंतर संघर्ष में उलझा रहा, और वर्तमान समय में भी देखें तो कई सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, इतने व्यापक तौर पे नरसंहार हुए हैं। आपको एक राजनेता के तौर पे आप इस प्रकार की छवि किसी में देखना चाहेंगे? जी हाँ सर, उसकी स्थापना ही अप्रासंगिक थी उस समय, लेकिन जो यहूदी लोग थे उनकी स्थिति भी विश्व तौर पर बहुत ही खराब थी। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध में उनका सहयोग रहा ब्रिटेन को, तो मुझे लगता है कि एक समझौतों के तहत उनको वहाँ स्थापित किया गया, तो मेरे हिसाब से वो ठीक था। आप ये बताइए, किस घोषणा के तहत इजराइल का गठन हुआ या उदय हुआ? वो एक डिक्लेरेशन था, बाल्फोर डिक्लेरेशन, जहाँ तक मुझे। ठीक है सर। रंजना जी, खरगोन से आते हैं आप? जी सर। आपके जिले के सांसद का नाम क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? सर उनका नाम है बालकृष्ण पाटीदार जी। सांसद है वो? नहीं, मुझे माफ करना सर, गजेंद्र पटेल। गजेंद्र सिंह को आप सम्मान पूर्वक भी नाम ले सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपके यहाँ। माफ करना सर, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं। विधायक? हमारे यहाँ के माननीय राजकुमार मेव है, महेश्वर विधानसभा के विधायक। बलराम जाखड़ जी का नाम सुना आपने कभी? जी हाँ। क्या थे वो, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो? सर वो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद है। बहुत गलत जानकारी है। ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। लोकसभा की, ये ठीक है। और मध्य प्रदेश की राजनीति से बात किया जाए तो?
सर इस विषय में मुझे मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं वो, कुछ जानकारी है आपके इस बारे में? नहीं सर, नहीं है। नहीं है। और लोकसभा में कब अध्यक्ष थे, लोकसभा के अध्यक्ष? सॉरी सर। कोई बात नहीं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कब है? सॉरी सर। कोई बात नहीं। आपकी रुचि और अभिरुचि, आपने, मैं अभी भी देख रहा था, सामाजिक मुद्दों पर आधारित लघु फिल्म। आपने कभी राजनीति पर आधारित कोई फिल्म देखी है, भारतीय राजनीति या कोई भी जी नेशनल हाँ इंटरनेशनल? कौन कौन सी पिक्चरों के नाम बता दीजिए। सर मैंने इमरजेंसी देखी है, 1971 देखी है, जो राजनीति पर तो नहीं थी, लेकिन 1965 और 71 के युद्ध का उसमें जिक्र किया गया है। इसके अतिरिक्त मैंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखी है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पर आधारित थी। अच्छा, ये एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री पीएम की बात जो जिक्र करें, किस बुक के आधार पर आधारित थी वो फिल्म? उस बुक का ही नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम हाँ, मिनिस्टर। उसके ऑथर कौन थे, मैं वो पूछ रहा जहाँ तक मुझे है संजय बारू नाम था उनका। नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सरनेम में मैं अच्छा, और इमरजेंसी के जो आपने जिक्र किया उस मूवी का, उसके डायरेक्टर कौन है? कंगना रनावत। डायरेक्टर की वही है? हाँ सर। कंफर्म है? हाँ। अच्छा अच्छा, उस पूरी की पूरी जो लबोलबाब अगर बात किया जाए, उस मूवी का क्या जिस निकाला आपने? सर उस समय की परिस्थितियों को जनता के सामने प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। हम हमेशा अखबारों में या किसी के थ्रू सुनते हैं, तो पिक्चर के माध्यम से उस समय की परिस्थितियों को, और हमने हमेशा विरोध के रूप में ही देखा है। तो उस मूवी में दिखाया गया है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिससे हमारी माननीय प्रधानमंत्री को ये डिसीजन लेना पड़ा। दूरदर्शन टेलीविजन जो चैनल है हमारा, उसमें एक धारावाहिक आता था, भारत एक खोज। नाम सुना है आपने, देखा है कभी? नाम सुना है सर। नाम सुना है? अच्छा, अगर नाम सुना तो बताइए क्या है उसके बारे में जानते हैं? सर ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो किताब है उस पर आधारित है ये। बहुत बढ़िया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कब आया और क्या प्रावधान है इसके? सर ये 2024 में आया था। 2024 में आया? मुझे माफ करना सर, इसकी मुझे जानकारी 2023 अच्छा, मैं ऑप्शन देता हूँ, 2020, 21, 22, 23, 24। 2024। ठीक है। मैं हाँ, इसके डेट में मुझे दिक्कत हो सकती है। इसमें प्रावधान किया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत। इसमें महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण की बात की गई है। इसके साथ ही इसी के अंतर्गत एसटी और एससी महिलाओं के लिए भी 33% आरक्षण की बात की गई है, किंतु इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इसका उद्देश्य है कि जो हमारी महिलाएं हैं, यदि हम 1951 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें केवल 11% महिलाएं भागीदार थी संसद में, और वर्तमान में भी केवल 73 महिलाएं ही सांसद के रूप में चुनी गई हैं। तो इस बिल का उद्देश्य था कि महिलाओं की भागीदारी हमारी संसद। ठीक है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो अगर पंचायती राज में क्या व्यवस्था है महिलाओं के आरक्षण की? सर मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। अच्छा, और ये कैसा सर्कुलेट होता है ये? परिसीमन आयोग इसको सर्कुलेट करता है। अच्छा, ठीक है। समान नागरिक संहिता क्या भारत की अब जरूरत बन गई है क्या? जी हाँ सर। क्या अभी काम चलाया जा सकता है? नहीं, हाँ, हमारे संविधान को लागू हुए लगभग 75 वर्ष हो गए हैं, और हमारे संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 44 के अनुसार, तो ये हमारी आवश्यकता है कि हम, और हमारी आवश्यकता भी है, और संविधान के सिद्धांतों को लागू करना हमारा कर्तव्य भी है। तो इसीलिए ये मगर विपक्ष तो इसका विरोध करता है। जी हाँ, विपक्ष इसका विरोध करता है, लेकिन हमें उनकी बातों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और संवाद के माध्यम से हमें इस पर काम करना चाहिए। अगर विपक्ष विरोध करता है तो एक अच्छे सत्ताधारी जो दल है तो क्या क्या टेक्निक अपनानी चाहिए जिसमें उनको भी भरोसे में लेकर वो इस कानून को लागू कर? सर अभी वर्तमान में जो सत्ताधारी सरकार है उसके द्वारा इसके आयोजन किए जा रहे हैं, जैसे लोगों के फीडबैक लिए जा रहे हैं, साथ ही सर्वदलीय बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।
जिससे हम इस पर बहुत ही, क्योंकि ये एक संवेदनशील मुद्दा है जो भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक जो हमारी सांस्कृतिक विविधता है उसमें परिवर्तन करने वाला है। तो इस मुद्दे पर बहुत ही गहराई, संवाद और शांतिपूर्ण माध्यम से इस पर ठीक। विचार किया जाना चाहिए। SIR क्या है? SIR अ, बिहार इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं मैं आपसे। सर, मैं इसका विशेष गहन पुनरीक्षण है चुनाव आयोग द्वारा हम्म। किया जा रहा है। ये अभियान चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से जो हमारी नामावली है उसमें सुधार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अभी डायरेक्शन दिए हैं क्या चुनाव आयोग को? हाँ, उसमें ये कहा गया है कि जो आधार है उसको आप शामिल तो करेंगे, लेकिन ये नागरिकता को प्रूफ नहीं करता है। अच्छा, VVPAT का फुल फॉर्म बता दीजिए मुझे। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन। प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? सर 8 सदस्य थे। 8 सदस्य थे। बता दीजिए, नाम बता दीजिए फिर। BR अम्बेडकर, KM मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और M गोपाल स्वामी, और एक का नाम मैं भूल रही हूँ। एम गोपाल स्वामी और कौन? उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। संविधान की प्रस्तावना याद है आपको? हाँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप बता पाएंगे, बताइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास एवं धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी, बस लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस होंगे। मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ बनने वाली है? आपका लघु फिल्म है तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट होगा कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत। और पर्यटन स्थलों का, हाँ ठीक। सर, मैं सटीक उत्तर नहीं दे पाऊंगी, लेकिन संभावना के तौर मैं बता सकती हूँ। लखनऊ फिल्म सिटी। नहीं, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में सर, मध्य प्रदेश की जानकारी है। ठीक है, कोई बात नहीं। पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना है भी है। अभी पर्यटन मंत्री कौन है मध्य प्रदेश में? सॉरी सर। केंद्र सरकार में? हिंट दे देता हूँ, राजस्थान से। सर नहीं, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। पहले जल मंत्री थे, जल संसाधन मंत्री। सर नाम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं। 5 ऐसी महिलाओं को नाम बताइए जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित है और कुछ ना कुछ उनसे आपने हमेशा सीखा है। हमारे महेश्वर की जो महारानी रही है देवी अहिल्याबाई होलकर, इसके साथ ही जो हमारी पूर्व विदेश मंत्री रही है माननीय सुषमा स्वराज, और अभी वर्तमान में जो सांसद चुनी गई है घोष मैडम है, नाम में अब याद नहीं है और बोल रहे हैं आप मेरे लिए प्रेरणा स्रोत। और इसके बाद झांसी की रानी, और हमारे जो गांव की सरपंच है वो भी मेरी प्रेरणा स्रोत रही है। क्या नाम है उनका? उनका लक्ष्मी घोटाले। फिर आपने नाम क्या स्क्रीन लगाया? ठीक है, ठीक है, आप जा सकते हैं। धन्यवाद सर।